स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं मोनित मलिक। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार कांग्रेस ने उत्तराखंड में 19 सीटों में 19 सीटें जीती हैं। और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि इस बार कांग्रेस अगर बात करें कम से कम सीटों की, तो ये बताया जा रहा था कि 20 से लेकर 30 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। जो कम से कम आंकड़ा पेश किया जा रहा था वो भी 20 से लेकर 30 सीटों के बीच में था, लेकिन कांग्रेस उससे भी कम सीटें लेकर आई है। मात्र 19 सीटों पर सिमट कर रह गई है कांग्रेस, जो कि दावा कर रही थी कि इस बार हम बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाएंगे। लेकिन कुछ जब हम आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो कुछ चौंकाने वाले नतीजे सामने आते हैं। जैसा कि आपको बताएं कि 9 सीटें ऐसी हैं प्रदेश में जहां पर हार और जीत का मार्जिन मात्र 3000 से भी कम का है। और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां से अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीता है तो वो बहुत बड़े मार्जिन से जीता है। आज के कार्यक्रम में उत्तराखंड में कांग्रेस की हार, कौन इसका जिम्मेदार? आज के कार्यक्रम में हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। आपको उनका परिचय कराते चलें। पहले मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं बिट्टू कर्नाटक जी, जो पूर्व राज्य मंत्री हैं तथा वर्तमान में कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। दूसरे हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, सैगम मुर्तजा, जो कि बुद्धिजीवी वर्ग से बिलोंग करते हैं और इनके आर्टिकल और इनके लेख सोशल मीडिया से लेकर न्यूज मैगजीन और अखबारों में काफी चर्चित रहते हैं। हम आप दोनों का उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत करते हैं। नमस्कार। तो पहला सवाल हम बिट्टू कर्नाटक जी से पूछेंगे कि जैसा कि हमने देखा कि इस बार यह साफ तौर पर कहा जा रहा था, कांग्रेस पार्टी हर जगह यह दावा कर रही थी कि इस बार कांग्रेस ही बहुमत से सरकार बनाएगी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाजी हाथ में आते आते फिसल गई? जी बिट्टू कर्नाटक जी। देखिए मोनीश जी, जो बात आपकी है मैं उससे बिल्कुल अपने को भी संबद्ध करता हूं कि पूरे प्रदेश में इस बार ये माहौल था और ये जनता की ओर से, ये केवल हमारे कह देने से या हमारे पार्टी के नेताओं के कह देने से नहीं था। ये आम जनमानस की विचारधारा थी कि इस बार क्योंकि डबल इंजन की सरकार पूर्णतया फेल हो चुकी थी और सबसे बड़ी बात है कोरोना काल के बाद जिस तरीके से कोरोना काल को प्रथम चरण और द्वितीय दोनों लहरों से लड़ाई जो हमारी थी उससे वर्तमान सरकारें नहीं लड़ पाई। हमने लोगों को ऑक्सीजन के बिना तड़पते हुए देखा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लोगों को घर को इस तरीके से भगा दिया गया जैसे हम जानवरों को जंगल से घर की ओर भेजते हैं। इस तरीके से अपने बच्चों को, सामान को लेकर लोग बड़े बड़े महानगरों से अपने घरों को निकले थे। वो विहंगम दृश्य भी पूरे मीडिया के माध्यम से पूरे देश की जनता ने, आवाम ने देखा और उत्तराखंड के बहुत बड़े तादाद में लगभग 10 लाख से अधिक लोग, युवा हमारे बेरोजगार हो गए। सबसे बड़ा मुद्दा इस राज्य में बेरोजगारी का था। महंगाई चरम पे थी। जब हमने केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह जी की सरकार यूपीए 2 छोड़ी थी, उस समय सिलेंडर की कीमत 400 के आसपास थी और आज 1000 के आसपास है। पेट्रोल की कीमतें जिस समय $136 प्रति बैरल पेट्रोल की कीमतें थी, तब भी 70 रुपए लीटर से ऊपर पेट्रोल नहीं हो पाया। आज 100 के आंकड़े को छू रहा है लगातार। ये सब महंगाई, खाने का तेल जिसे सरसों का तेल हम कहते हैं आम भाषा में, वो 265 रुपए लीटर हो गया है। महंगाई चरम पे है। और सबसे बड़ी इस देवभूमि के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज नशाखोरी इस प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। उसके लिए कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठा पाई। युवा पीढ़ी बहक रही है, भटकाव के मार्ग पे है। और मैं तो इस बार हरिद्वार में देख रहा था जिस तरीके से वर्तमान समय में लोगों ने युवाओं को स्मैक और गांजा बांटने का भी काम किया है, ये अपने आप में इस राज्य के लिए बहुत घातक है। इन सभी मुद्दों को लेकर जब हम जनता के बीच में गए थे तो ऐसा स्पष्ट हो रहा था कि हमारी सरकार बन गई है। और हम लगभग इस आंकड़े को ही नहीं, इस आंकड़े जो आपने आंकड़े दिए 20 से 30 नहीं, हम 40 से 50 के दायरे में छू रहे थे। ये ऐसा एक आम जनमानस का एक विचार था। और जितने पहले आपको जिन एग्जिट पोल में कांग्रेस को सबसे कम सीटें मिलती, कम से कम मैं उसी बार हूं, मैं उसी बार 40 से ऊपर भी बताया गया था। 40 से ऊपर और 40-50 तक लोग बता रहे थे। लेकिन मुझे लगता है
कहीं न कहीं पर हमसे चूक हो गई। हम पूरे तरीके से सही समय पर टिकटों को, अपने प्रत्याशियों की नामों की घोषणा नहीं कर पाए। हम सही समय पर जनता के बीच में उन मुद्दों को ढंग से नहीं पहुंचा पाए। हमने जो चुनाव घोषणा पत्र अपना जारी किया था, हमारा एक ऐसा बहुत बेहतरीन घोषणा पत्र जिसको हमने तैयार किया था, जिसमें हमने रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन से लेकर, उनके डीए से लेकर, उनके अन्य चीजों से लेकर, इस राज्य के युवाओं को कैसे रोजगार देंगे, इस राज्य को कैसे पटरी पर लाएंगे, इन सब चीजों को लेकर एक बहुत मंथन के बाद एक अपना चुनाव घोषणा पत्र तैयार किया था, एक चुनावी मसौदा तैयार किया था। उसको भी हम सही समय पर जनता के बीच में नहीं पहुंचा पाए। मुझे लगता है कि कुछ कमियां हमारी रही। संगठनात्मक दृष्टि से हम जन जन तक उन भावनाओं को नहीं पहुंचा पाए, जिन भावनाओं को लेकर हमने जनता के बीच में जाना था। हमने 5 साल का जो रोड मैप तैयार किया था उत्तराखंड के लिए, उस रोड मैप को मुझे लगता है कि हम आम जनमानस तक नहीं पहुंचा पाए और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। जो सरकार हमारी बन रही थी, जिस सरकार को पूरे देश ये कह रहा था कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हमने अपने हाथ से वो जीती हुई बाजी को पलट दिया और हमें पराजय का मुंह देखना पड़ा। हम बहुत तकनीकी आधार पर बहुत कम अंतर से कुछ सीटों को हारे हैं, बहुत कम अंतर से हारे। और मुझे लगता है कि जो कमियां रही हैं, अगर हम आत्ममंथन नहीं करेंगे और इस पर ठोस नीति के साथ काम नहीं करेंगे तो इसके दुष्परिणाम और आएंगे। क्योंकि आज सीडब्ल्यूसी की बैठक भी दिल्ली में है, हम प्रदेश की बैठक भी बहुत जल्दी करने जा रहे हैं और हम न्याय पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर, अपने जिला स्तर पर, नगर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, सब जगह इस बात का आत्ममंथन करेंगे, अपनी कमियों को सुधारेंगे। क्योंकि जिससे हमारा मुकाबला है, मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूं, वो कॉर्पोरेट तरीके से अब चुनाव लड़ रही है, वो पार्टी, और बहुत व्यवस्थित तरीके से। और क्योंकि आज ये चुनाव को उन्होंने धनबल का चुनाव बना दिया है, बाहुबल का चुनाव बना दिया है। हम परंपरागत रूप से, कांग्रेस उसी परंपरा के साथ चुनाव लड़ रही है जिस परंपरा के रूप से देश आजाद हुआ था और उसके बाद से चुनाव चल रहे थे। अब हमें भी उन्हीं के मुकाबले के लिए उसी तरीके से ढोल पीटने वाला, जो उनका ढोल पीटने वाला तरीका है, वो ढोल पीटने वाले तरीके, क्योंकि आज ढोल पीटने का सबसे बड़ा फायदा मीडिया के माध्यम से होता है। जिस चैनल को खोलिए आज उन्हीं की चर्चा, उन्हीं के गुणगान होते हैं। हम इतने साल सत्ता में रहे, हमने उन चैनलों का जिस तरीके से आज इन्होंने अपने पक्ष में उनको इस तरीके से जकड़ रखा है कि किसी भी चैनल को खोजिए तो उन्हीं की गाथा सुनने को मिलती है, उन्हीं की कथा सुनने को मिलती है, उन्हीं का पुराण सुनने को मिलता है और कोई समाचार नहीं होते। तो जनता के दिमाग में वो चीज बैठ जाती है और उनका जो मुद्दा भी रहता है वो जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र का मुद्दा रहता है। हम सर्वधर्म समभाव की बात करते रह गए। उसका आज दुष्परिणाम ये रहा कि आज हम लगातार एक उत्तराखंड में ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी हारे हैं, लेकिन हम पराजित हुए हैं, हम खत्म नहीं हुए। हम फिर से खड़े होंगे और अपनी किया जाएगा और उन कमियों को सुधार कर निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हम फिर से खड़े होंगे। पूरे संगठनात्मक ढांचे को नए तरीके से खड़ा करेंगे और बेहतर तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करके फिर से, जैसे हमने उत्तर प्रदेश में, हमारा चुनाव में हम सीटें 2 लाए हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में हमने सभी सीटों पे चुनाव लड़ा और प्रियंका जी ने बहुत मेहनत की, लेकिन उस मेहनत का परिणाम आने वाले समय में हमें दिखेगा। जब कोई बीज लगाया जाता है, जमीन में उसको बोया जाता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। लोकसभा तक हम उसका परिणाम को आने का इंतजार भी करना चाहिए। लेकिन मैं अपनी कमियों को मानते हुए हार की जिम्मेदारी हम सब ले रहे हैं। मैं स्वयं भी अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी ले रहा हूं, क्योंकि हमें सुधार भी करना है, मेहनत भी करनी है नए सिरे से। इसीलिए हमने डिजिटल मेंबरशिप प्रारंभ कर दी है। मैं हरिद्वार जनपद के प्रभारी के रूप में लगातार इस क्षेत्र के अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहा हूं और हम ये चाह रहे हैं कि अब किसी भी तरीके से अब कोताही नहीं बरती जाएगी और नए सिस्टम के साथ, नए तरीके से अपने लोगों को, युवाओं को जोड़कर हम फिर से लोकसभा की तैयारी करें। यहाँ कहना चाहूंगा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, जैकब मुर्तजा। हम एक पत्रकार के नजरिए से सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की हार का क्या रीजन रहा, क्या कारण रहा। जी जैगम जी। देखिए, सीधी सी बात है, ये तो बिट्टू जी ने एक्सेप्ट किया कि इनकी तैयारियों में कुछ कमी रह गई या ये जन जन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, लेकिन आज तक ये खोज नहीं पा रहे हैं कि ये अपनी बात जन जन तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं। टीवी को ब्लेम करना आसान है, सोशल मीडिया नेटवर्क आपके पास था,
इनकी परेशानी ये है कि एक तो इलेक्शन के 6 महीने या 3 महीने के अंदर आने, जब इलेक्शन का डिक्लेरेशन होता है तब ये पार्टी सो के जाती है। बीजेपी का आप देखिए, बीजेपी के अलावा उसके 17 संगठन हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो दिन रात फील्ड में रहेंगे। उनका पन्ना प्रमुख है, उन्हें मालूम है कि लिस्ट कहाँ तैयार होने हैं, कौन सा मेरा वोटर है, कौन काडर वोटर नहीं है, जो वोटर नहीं है उसके घर पे कैसे आउटरीच बनानी है, जो कम्युनिटी हमें वोट नहीं करने वाली उसके घर में कैसे जाना है। वो जब पूरे साल इलेक्शन लड़ेंगे, एक कोई पूरे इलेक्शन की तैयारी पूरे 5 साल वाली और एक 6 महीने वाली तैयारी में इतना फर्क तो नजर आएगा। दूसरी चीज इनकी ये है कि इनके यहाँ गुटबाजी का जो लेवल है, हर आदमी नेता हो जाएगा और कार्यकर्ता नहीं रहेगा तो फिर इलेक्शन आप नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी में कम से कम इतना डिसिप्लिन है, लीडरशिप का इतना कम से कम उनके ऊपर जकड़न है कि निचले लेवल पे कोई अगर पार्टी छोड़ के चला जाए या पार्टी के खिलाफ कुछ बकवास भी कर ले तो उसके बाद उसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखता है, बाकी कार्यकर्ता मैनेज कर लेते हैं। यहाँ ये होता है कि जरा सी बात के ऊपर पार्टी तोड़ रहा है, पार्टी छोड़ रहा है। औरों की छोड़ दीजिए, जो सीएम कैंडिडेट है या सीएम पोस्ट का जो दावेदार है, अगर वो इलेक्शन से 15 दिन पहले या महीना भर पहले मुंह फुला के अगर नखरे करने लगे तो फिर कोई पार्टी उसे या दुनिया की कोई ताकत उसे चुनाव नहीं जिता सकती। दूसरी चीज ये कि आपके पास कैडर नहीं है, आपके पास आप ग्राउंड लेवल पे नहीं जाते, एसी में बैठ के या मंथन करके कभी इलेक्शन नहीं जीते जा सकते। इलेक्शन जीतने के लिए आपको लोगों तक आउटरीच प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, उनके पास बार बार जाना पड़ेगा, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कम्युनिटीज हमें वोट नहीं दे रही हैं, क्यों नहीं दे रही हैं। पूरे 4 साल आप काम कीजिए, 5वें साल जाके आप उनके साथ जाके बैठिए, उनके साथ सम्मेलन कीजिए, उनके साथ खाना खाइए, मिलिए, बोलिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि कहीं कम्युनिटीज में कोई नाराजगी है, कोई बात चल रही है। पॉलिटिक्स माफ कीजिएगा, बिट्टू जी ने माना है कि बीजेपी कॉर्पोरेट तरीके से लड़ रही है, लेकिन कॉर्पोरेट तरीके का मुकाबला करने के लिए आपको फुल टाइम पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। पार्ट टाइम या एडॉक बेसिस पे अगर आप चाहेंगे कि आपकी पार्टी सत्ता में आ जाए या आपकी पार्टी जो है वो डिस्प्लेस कर देगी बीजेपी को, तो ये मान के चलिए कि हवा के ऊपर या लोगों की सहानुभूति पे या सरकार के खिलाफ खाली गुस्से भर से आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये बात तय है, इस इलेक्शन में लोगों में गुस्सा था, सरकार से नाराजगी थी, कोरोना, महंगाई, 1000 इशूज थे। अगर उन इश्यूज के होने के बावजूद भी आपकी पार्टी लोगों को ये कन्विंस नहीं कर पाई कि हम इस परेशानी से आपको निकाल पाएंगे। मुद्दा ये नहीं, परेशानी हमें भी पता है कि परेशानी है, लोग परेशान है, लोगों में दिक्कत है लोगों की, लेकिन वो आपके पास क्यों आएगा? वो आपके पास तब आएगा जब आपको उसे लगेगा कि ये जो विकल्प है ये इससे बेहतर है। आपको अपने आप को बेहतर, आप बुराई करने भर से इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। आपको रोड मैप देना पड़ेगा कि जो परेशानी है अगले 2 साल में, साल भर में, 3 साल में हम इन परेशानियों से किस तरह निजात दिला पाएंगे या इन परेशानियों का सॉल्यूशन क्या है। जब तक आप एक क्रेडिबल लीडरशिप के साथ, एक क्रेडिबल एक नोट के साथ में, एक लोगों के अंदर भरोसा जगाने वाले नैरेटिव के साथ में आप ग्राउंड पे नहीं जाएंगे और अपनी बात को बार बार नहीं पहुंचाएंगे तो आपकी बात कोई ना याद रखेगा, ना कोई आपको वोट देगा। और हर इलेक्शन में ऐसा ही होता रहेगा कि आप इलेक्शन के करीब जाएंगे, सहानुभूति की वेव पे बैठ के, या जो कोर वोटर हैं, जो नो अल्टरनेटिव वाले हैं, आज हो सकता है आप कहें कि भाई बीएसपी ने वोट काट दिया या यूपी में बहुत सारे लोग करें एमआईएम ने काट दिया, तो ऐसी 50 पार्टीज आएंगी। जब अल्टरनेटिव मिलेगा, आम आदमी पार्टी ने वोट काटा, जो भी किया, लेकिन आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 100 कैंडिडेट भी हो सकते हैं। आपको तय करना है कि आप उन 100 कैंडिडेट के बीच में अपना एजेंडा किस तरीके से लोगों में अपना नैरेटिव पहुंचा पाए और अपने नैरेटिव को लोगों को प्रूव कर पाए, तब आप जीत पाएंगे। ऐसे नहीं जीत पाएंगे ना इलेक्शन आप लोग, जो एडॉक बेसिस पर आप चाह रहे हैं। जी, ये मैं आपको, जी जैगम भाई ने कहा कि जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। 6 महीने पहले जागने से कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से बीजेपी काम करती है वो लगभग 5 के 5 साल काम करती है जमीनी स्तर पर। हमारे पास एक डेटा है, जैसे मैंने अभी शुरू में भी कहा था कि 9 सीटें ऐसी थी, इनमें से ये देखिए कि गदरपुर की सीट है, इसमें हार जीत का अंतर 1120 वोट। कोटद्वार की सीट है, यहाँ पर हार जीत का मार्जिन 3687 वोट। मैंगलोर की सीट है, यहां पर मात्र 598 वोट। और नरेंद्र नगर की सीट है, यहां पर 1798 वोट। रानीखेत की सीट है 2584 वोट हार जीत का मार्जिन। नहीं मोनिस, की मार्जिन मैं आपको रोकूंगा मोनिस, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। ये हार जीत के मार्जिन चलते रहेंगे। इसका रीजन ये है कि बीजेपी के जो वर्कर्स हैं या उनका जो कार्डर है वो आइडेंटिफाई करता है कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कितने लेवल पे काम वो लोग करते हैं। उन्हें मालूम है इसमें डेमोग्राफी क्या है, कितने लोग यहाँ पे वोटर हैं, किस कम्युनिटी के हैं, किस कम्युनिटी के वोट हमें नहीं मिलेंगे। वो कई बार आप देखिएगा कि वोटर लिस्ट में वो फ्लोट होते हैं, बरार वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो ट्रांसफर भी कराते हैं, नए वोट बनते हैं बाकायदा हर साल। और वोट बढ़ा के या वोट बना के या वोट कटवा के, ये हर तरीका है। पॉलिटिक्स सामधान दंड भेद का खेल है।
आपको उस लेवल तक जाना होगा, आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से नैरेटिव सेट हो रहे हैं, उनका काउंटर क्या है, वो किस तरीके से जो साम दाम दंड भेद की जो उनकी नीति है उसकी कार्ड आपके पास क्या है। तो जाहिर सी बात है ये सब करने के लिए आपको उस तरीके से सोचना होगा जो वो कर रहे हैं, वो कहाँ काम कर रहे हैं या किन चीज़ों पे। अब जहाँ आप कह रहे हैं 500 वोट या 800 वोट, हो सकता है कि पिछली बार उनका जीत का मार्जिन और कम हो, या हो सकता है कि वो हारी हुई सीट हो। हारी हुई सीट को जीत में कन्वर्ट करने के लिए आपको उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार, अब आप 19 सीट हैं, बाकी सीट पे जहाँ हार गए अब आप वहाँ नहीं जाएंगे तो कैसे होगा। ये आपने मान लिया कि यार ये तो जो है बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये मेरा वोटर है ही नहीं। आप ऐसे मान के ये एज्यूम करके आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि ये वोटर मुझे क्यों वोट नहीं कर रहा है, इसका डिमांड क्या है या इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और ये आगे इसका फ्यूचर में उसकी एक्सपेक्टेशन आपकी पार्टी से, कि आप जाकर उसे कन्विंस कीजिए, बार बार कीजिए। जब एक बात को आप 10 बार आप उसके सामने जाकर आप कन्विंस करेंगे तो 11वीं बार वो आपकी बात सुनेगा। जो नहीं सुनने वाला वो भी सुनने वाला है। सेम वैसे जैसे बीजेपी के वर्कर जाते हैं, जो नाराज तबके हैं, अगर मान लीजिए वेस्टर्न यूपी में होने लगा कि जाट हमें वोट नहीं कर रहे, उन्होंने गुजरों को कन्विंस किया, उन्होंने दलितों को कन्विंस किया। दलित उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं था। लोग कह सकते हैं कि भाई मायावती जी ने ट्रांसफर नहीं होता है, वोट अल्टीमेटली कन्विंस करके बुलाया जाता है या एड ऑन होता है। उस एड ऑन करने के लिए आपकी पार्टी क्या काम कर रही है, इस पर आपको इन सब बातों पर काम करना पड़ेगा। जयगम भाई की बात आगे बढ़ाते हुए मैं बिट्टू जी से पूछना चाहूंगा। बिट्टू जी, ये चुनाव ऐसा चुनाव था जिसमें बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था। इस बार मुद्दा विहीन चुनाव रहा है ये बीजेपी के लिए, जबकि उसके उलट कांग्रेस के पास 1 दर्जन से ज्यादा मुद्दे थे, जैसे स्वास्थ्य का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, कई मुद्दे थे जो कांग्रेस के पास थे। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस में ऐसी क्या कमी रह गई कि उन मुद्दों को भुना नहीं पाई। इस बार तो आपने खुद ही कहा कि कोरोना का था, बीमारी का था और बेरोजगारी, काफी मुद्दे थे, तो क्या कारण था कि उन्हें भुना क्यों नहीं पाए? देखिए मोनीश जी, मैं बेगम भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं, और क्योंकि राजनीति में हमें अपनी कमियों को भी समझना चाहिए और अपनी कमियों से सीखना भी चाहिए। मैं कह सकता हूं कि हम ऐसा हो गया वैसा हो गया, कई बातें झूठ के पुलिंदे में बांध सकता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि हम अपने आप उन बातों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए। जो मैंने पहले भी कहा, जो रोड मैप हमने बनाया था, हमने बहुत मंथन करने के पश्चात अपना जो चुनावी घोषणा पत्र बनाया था, और हमने जो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम कैसे युवाओं को रोजगार देंगे, कैसे क्लस्टर के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देंगे, कैसे मेरा वृक्ष मेरे धन के माध्यम से हम पूरी फ्रूट बेल्ट तैयार करेंगे, कैसे हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे, कैसे हम अपने मंदिर, क्योंकि धार्मिक पर्यटन इस उत्तराखंड राज्य में है, कैसे इसको बढ़ाएंगे, ये सब चीजों पर हमने बहुत अच्छा एक रोड मैप तैयार किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमने इतना विलंब कर दिया टिकटों के वितरण से लेके इन सब चीजों को पहुंचाने में, कि वो बातें जनता तक नहीं पहुंचा पाए। वो हमारी कमी है, हम संगठनात्मक दृष्टि से, क्योंकि जो अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, 100% सहमत हूं, कि हम लोग छोटी छोटी चीजों पर उलझ के रह गए। हमने जो बातें, बड़े मुद्दे थे, हम उन मुद्दों को जनता के पास ले जाने से चूक गए, और उसी चूक का परिणाम है कि हमारे हाथ में जो जीती हुई बाजी थी वो हमारे हाथ से छिटक गई, क्योंकि हम विश्व कप के बिल्कुल फाइनल मुहाने पे थे, अंतिम 1 गेंद पे 6 रन चाहिए थे और वो छक्का हमने दे दिया। तो ये हमारी कमी रही, और उस संगठनात्मक ढांचे को आज मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से, लेकिन मैं उस बात से आज भी, क्योंकि वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको लगा कि मैं, क्योंकि पत्रकारिता के पर कहीं कोई प्रश्न उठा रहा हूं, मैं नहीं, लेकिन मीडिया का एक बहुत बड़ा, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और दूर दराज के गांवों में जो मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से गांवों में आज भी भारतीय जिनका हमको लग रहा था कि हम पर्वतीय क्षेत्रों में हम अपने आप को बहुत मजबूत मान के चल रहे थे, और हम मजबूत थे, लेकिन एक समाचारों का, न्यूज चैनल्स का बहुत बड़ा प्रभाव, क्योंकि पहले पेपरों का रहता था, पेपर का दौर नहीं रहा, पोर्टल और ये सब चीजें आ गई हैं, लेकिन आज भी लोग जो टेलीविजन को देखकर उसी से विचार उनके बनते हैं, और कई चीजों पे हम लोग उस मुकाबले पे उनका नहीं कर पाए हैं। लेकिन मेरा मानना है, अगर आज भी हम अपनी कमियों को देखते हुए आत्ममंथन नहीं करेंगे तो उनका मुकाबला इस तरीके से, कमजोरी से हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं,
और हम इस बात को हर स्तर पर रख रहे हैं अपने पार्टी के फोरम पे कि हम बहुत जल्दी, क्यों इसीलिए मैंने कहा कि हम डिजिटल मेंबरशिप में हमने काम प्रारंभ कर दिया। मैं हरिद्वार जनपद में लगातार बैठकों का दौर हमारा प्रारंभ हो गया। हम उसको बेहतर तरीके से करेंगे और जो अपनी कमियां हैं उन कमियों को सुधारेंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि जो कमियां हैं, जो कमियां रह गई हैं, उन्हें सुधारना आवश्यक है। ये हमारी तकनीकी कमियां थी कि हम उनका मुकाबला अब वो तो बढ़िया मशीन गन लेके पहुंचे थे हम 303 की राइफल, जिस तरीके से हम 65 में हम चीन से जो युद्ध हुआ था उसमें हम 303 की राइफल लेके गए थे, उनके पास बहुत अत्याधुनिक मशीन गनें थी। वही मुकाबला रहा। आज हम 303 की राइफल लेके उनका मुकाबला कर रहे थे। वो 303 की राइफल से मुकाबला नहीं होगा, अब अत्याधुनिक हथियार से ही मुकाबला होगा और उसी की तैयारी की जाएगी। कुछ दिन पहले बिट्टू जी, मतदान से, चुनाव से कुछ दिन पहले नई लिस्ट आती है कांग्रेस की, उसमें शिफ्टिंग होती है। हरीश रावत जी पहले चुनाव लड़ रहे थे रामनगर से शिफ्ट होकर वो लालकुआं आए। रामनगर से रंजीत रावत जी को सल्ट भेजा जाता है और महेंद्र पाल जी को भेजा जाता है रामनगर चुनाव लड़ने के लिए। तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस हार जाती है। तो ये चुनाव से पहले जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, ये पूरी तरीके से आत्मघाती साबित हुआ आपके कांग्रेस के लिए। निश्चित तौर पे वो हमारी कमियां लास्ट टाइम पर कांग्रेस को ऐसी क्या जरूरत थी कि इस प्रकार के प्रयोगों से, देखिए इस प्रकार के प्रयोगों से पार्टी को नुकसान हुआ है। हमने अपने वरिष्ठ नेताओं को इस चुनाव में पराजित होते हुए देखा है, और जो उत्तराखंड के हित के लिए नहीं है। ऐसे अगर वरिष्ठ नेता, यहाँ मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। क्या ये ऐसा नहीं था कि आपने होमवर्क नहीं किया, लास्ट मोमेंट तक आपने डिसाइड ही नहीं कर पाया कौन सा कैंडिडेट किस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए फिट है, या आपने एकदम पैराशूट से आपने उतार दिया, आपने उम्मीद कर ली कि वोटर आपको वोट कर देगा, आप इलेक्शन जीत जाएंगे? मैं बिल्कुल यही तो कह रहा हूँ। ये एक बहुत आत्मघाती निर्णय हो गया, जब तक हम ये सब चीजें चुनाव से 6 महीने पहले तय हो जानी चाहिए, किसको कहां से लड़ना है, और पार्टी संगठन में बैठकर जिसको चुनाव लड़ाना है उसको पहले तय कर देना चाहिए। और यहीं पर हमारी चूक रही कि हम लोग तैयारी करते रहे। उससे कई हमारे बगावत में भी उतर गए, कई लोग हमारे पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ गए, जिससे हमारा जीतता हुआ प्रत्याशी चुनाव हार गया। हम लोग आपस में ये जो द्वंद्व रहा, उस द्वंद्व का भी बहुत बड़ा नुकसान रहा कि हम लोगों ने एक दूसरे को लंगड़ी मारने का काम किया, और पार्टी लंगड़ी मारने से नहीं जीतती। आप साल भर पहले उम्मीदवार अपना डिक्लेयर कर दीजिए। हम कहते हैं अब जिसे बागी होना हो जाएगा, पता चल जाएगा, एक हो जाएगा। यही बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। जिसको हमें टिकट देना है, हम 1 साल पहले कह दे कि भाई ये हमारे प्रत्याशी होंगे, जिसे जाना होगा, जिसे छोड़ना होगा वो छोड़ेगा, उसका विकल्प बन जाएगा। और हम लगातार लास्ट मोमेंट तक लोगों को टहलाते रहते हैं, फुसलाते रहते हैं, बहलाते रहते हैं, और अचानक अगर वो हमारे सामने चुनाव लड़ जाता है तो उसका नुकसान होता है। मैं इस बात का, क्योंकि मैं भी एक क्षेत्र से दावेदार था, लेकिन मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, तो मैंने पार्टी के उस निर्णय को मान लिया। लेकिन कई ऐसे साथी थे जो चुनाव लड़ गए, जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ जाएगा अपनी पार्टी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं एक सवाल आप 400-500 का, बिट्टू जी और जैगम जी, आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जीत की जिम्मेदारी तो सब लेना चाहते हैं, हार का जिम्मेदार कौन है? जैसा हमारा कार्यक्रम है आज का, कि हार का जिम्मेदार कौन? जी जैगम जी, आप कुछ कह रहे हैं। देखिए मोनित, हार की जिम्मेदारी तो आमतौर पे देखिए हमेशा ये चलन रहा है कि जो लीडर है, जो सेनापति है, हार की जिम्मेदारी तो उसकी होती है, लेकिन सेना उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। लेकिन इनके लिए कुछ पॉजिटिव है। मान लीजिए कि लोगों के लिए, लोगों में एक अनुभूति है, या इनके हारने के बाद भी लोगों को अगर दुख है, तो इन्हें इन कमियों से आगे मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, हार हो गई, हार के थक के घर में नहीं बैठा जाता। एक युद्ध के बाद में ऐसा तो है नहीं कि आपके आगे की लड़ाई खत्म है, अगला इलेक्शन नहीं है। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, अगर ये आज थक के या डर के या हार मान के बैठ जाए तो फिर इलेक्शन अगला फिर नहीं लड़ पाएगा। इन्हें ये देखना चाहिए कि अब क्या कमी रह गई जो 2024 में नहीं करनी चाहिए। अभी अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करें, पार्टी के साथ अपने इलेक्टोरल रोल्स पे काम करें, अपने जो वोटर, जिनके वोट गायब है वोटर लिस्ट से, उनके वोट मैनेज कराएं वापस, और जिनके आईडीज का इशू था या जिनके वोट नहीं पढ़ पाए, ये देखें क्यों नहीं पढ़ पाए। कांग्रेस पार्टी में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, होने चाहिए, जो इस हार से कांग्रेस को सबक देते हैं? बदलाव तो यही है कि भाई जो जिम्मेदारी, जो लोग पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, उन्हें उनसे एक बार दामन छिड़कने में कोई परेशानी नहीं है। उनका विकल्प, हर आदमी का विकल्प है, कोई दुनिया में कोई ऐसा तो नहीं इनएविटेबल है, या उसकी जगह लोग
नेहरू के बाद भी कांग्रेस चली है, इंदिरा के बाद भी कांग्रेस चली है, ऐसा तो पार्टी नहीं चली जाएगी। आदमी आप ठीक है, आप जो आपके लीडर हैं या आप एक आदमी है, 2 इलेक्शन हार गया, 2 इलेक्शन के बाद खत्म हो गया मामला उसका। अब उसकी जगह आप नया आदमी लाइए, नया चेहरा लाइए, जिम्मेदारी दीजिए। अब वो इलेक्शन से पहले एक लीडर जो आपका जो सेनापति है, वो इलेक्शन से 15 दिन पहले वो नाराज होकर कह रहा है कि मैं अफवाह फैल रही है, पार्टी छोड़ रहा है या दूसरी पार्टी में जा रहा है। ऐसे आदमी के भरोसे आप अगले इलेक्शन लड़ जाएंगे? आप कभी भी नहीं लड़ पाएंगे। सेनापति बदलिए, नए लोगों को लाइए, मजबूत कीजिए, जो कमियां रह गई उन्हें लेके जाइए, बूथ लेवल पे अपना संगठन खड़ा कीजिए। और टीवी की जो बात करें, टीवी चलता रहेगा, टीवी वाला माहौल नहीं बदलने वाला जब तक इनके पास रिसोर्सेज नहीं है या उस लेवल का क्लाउड नहीं है, तो टीवी को ये मैनेज नहीं कर पाएंगे। जब समय था इन्होंने उस टाइम मौका जानने दिया, जब इनकी सरकारी थी, ना इनका कोई लाइसेंस है, ना इनको कोई टीवी चैनल है, ना कोई इनकी पार्टी की आइडियोलॉजी को सेल करने वाला है। वो मौका निकल चुका है। अब आपको उसके रहते हुए आपको देखना है कि ये रहने वाला, ये हटेगा नहीं। इससे लड़ने का तरीका क्या है वो खोज लें और उसके बाद में फिर अपने विकल्प भी अपने तैयार करें। तो बिट्टू जी, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे यहाँ पर कि हमने देखा कि जिनके हाथ में प्रदेश की कमान सौंपी गई थी, उनके नेतृत्व में पंजाब में कांग्रेस चुनाव हारती है, उनके नेतृत्व में जब उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव लड़ती है तब वो चुनाव हारती है। तो ऐसे में एक सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत पड़ गई है? आपको क्या लगता है? देखिए, परिवर्तन समय समय पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हुआ है, इससे पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। चुनाव हम स्थानीय मुद्दों पे लड़ते हैं। पंजाब का चुनाव पंजाब के मुद्दों पर लड़ा गया था, उत्तराखंड का चुनाव उत्तराखंडियत पर लड़ा गया था। और हम उत्तराखंडियत पे जिस प्रकार से चुनाव लड़ रहे थे, हम दिशा और दशा बहुत अच्छी थी। लेकिन मैं फिर बार बार कहना चाहता हूं, संगठनात्मक ढांचा हम उस प्रकार से उनके मुकाबले का, जिस तरीके से बैगम भाई ने कहा कि पन्ना प्रमुख से लेकर उनके लगातार कई कार्यशालाएं और ये सब चलती हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरीके से संसाधन में आज भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है संसाधनों में, क्योंकि संसाधन से ही सब चुनाव लड़े जाते हैं और ये सब चीजें हम सब जानते हैं। तो हम कहीं पर जो चूक हुई है, छोटी सी चूक, कई बार राजनीति में छोटी सी चूक बड़ा भारी उसका दुष्परिणाम होता है। वही परिणाम रहा कि छोटी सी चूक के कारण हम लोग अपनी बातों को, आज वही कांग्रेस है जिसने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2004 के बाद से जिनको पेंशन नहीं मिलती थी उनको पेंशन देने का काम किया। ये बात हमने अपने घोषणा पत्र पर रखी हमने, और राजस्थान में कुछ दिन बाद, चुनाव के कुछ ही समय बाद वो लागू हो गया। अगर वो 2 दिन पहले हो जाता इलेक्शन से पहले तो उसके परिणाम कुछ और होते। ये सब चीजें राजनीति में चलती हैं। और मैं अपने अक्सर अपने युवाओं से कहता हूं, मुनीष जी इस पर आप जरा गंभीरता से ध्यान देंगे कि युद्ध भूमि में वही लड़ेगा, युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जो रथ होगा रण के बीच, वह रण का भागी क्या हो जो मांगे जीवन की भीख। हमने लड़ाई के मैदान में पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला किया, बहुत कम अंतर से कुछ सीटें हारे। हम 11 से हमारी संख्या 19 तक पहुंची, लेकिन वो संख्या 40 से ऊपर पहुंचनी थी। मैं इस बात को बिल्कुल कहता हूं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बना रहे थे हमारी अपनी कमियों से, और ये नैतिक जिम्मेदारी हम सबकी है, कांग्रेस के हर उस कार्यकर्ता की है जो अपने क्षेत्र में अपने प्रतिनिधि को नहीं जिता पाए। वो जिम्मेदारी हम सबकी है, ये नैतिक जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि हम एक कांग्रेस के वर्कर होने के नाते जब मान सम्मान की बात आती है उस समय कांग्रेस का हर व्यक्ति चाहता है मान सम्मान हो। जिस समय काम की बात आती है उस समय काम करके भी दिखाना पड़ेगा। आज हमारे बड़े से बड़े नेताओं को हमने चुनाव में हरवा दिया, आज ये स्थितियां बनी हैं, इसकी जिम्मेदारी भी हम सब कार्यकर्ताओं की है। मैं उस नैतिक जिम्मेदारी अपनी भी, मेरी भी, मैं व्यक्तिगत रूप से, मुझे जहां जिम्मेदारी दी गई थी हम वहां आ गए, हमने वहां भी काम किया और वहां जिताने का भी काम किया। लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में मैं इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस के हर उस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र से अपने प्रतिनिधि को चुनाव जितवाए। और हम लोग आपस में आज भी जिस तरीके की छोटी छोटी बातों को लेकर आज
सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होता। हम एक दूसरे को टांग खींचने का काम अगर अभी भी बरकरार रखेंगे तो 2024 के रण को हम नहीं जीत पाएंगे। मोनी जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमें 2024 के लिए आज से ही कमर कस लेनी है। उनका मुकाबला, वो ऐसी ताकतें हैं, वो इस तरीके की ताकतें हैं, वो ढोल दमुआ नगाड़े सब बजाकर इस तरीके का माहौल बना देते हैं कि किसी के अगर देवता नहीं भी नाचने वाले होंगे वो भी नाच जाते हैं। तो उनका स्थिति बड़ी अलग है, वो बड़े माहौल बनाकर अपने चीजों को, और काम कुछ नहीं, धरातल में कोई काम नहीं हुआ है, इस बात को सब मानते हैं। धरातल में कहीं कोई रोजगार नहीं मिल पाए हैं, 3200 से अधिक लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। हमारे वहां सबसे बड़ा पलायन का मुद्दा है, केवल पलायन आयोग बना के देहरादून में लोग बैठे हुए, ये सब चीजें। राजधानी का मुद्दा है, हमारे बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, नशे का मुद्दा है। इन सभी मुद्दों पे कहीं भी सरकार कुछ नहीं कर पाई। डबल इंजन नाम का है, वो डबल इंजन नाम का है, दोनों इंजन में बात कंप्लीट की जाए तो हार का कारण क्या रहा? नेतृत्व की कमी या दूरदर्शिता? देखिए, हार का कारण एक सही तालमेल के साथ चुनाव न लड़ पाना। एक पॉइंट इसमें एक पॉइंट अगर मैं और जोड़ूं तो ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, कुछ ये भी कहा जा सकता है कि आत्ममुग्धता में हम लोग इतने आत्ममुग्ध हो गए कि हमें लगा कि जनता हमें स्वयं चुनाव जिता देगी। उसके लिए हमने जिस तरीके से, देखिए, लड़ाई में तो हर तरीके के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। जहां तलवारबाजी थी तो वहां रथी, अधोरथी, महारथी, जो जिस तरीके से मुकाबला करना था उस तरीके से हम लोग नहीं कर पाए। और तलवार वालों के साथ तलवार से मुकाबला करना चाहिए था, भाले वाले के साथ भाले के साथ, गदा वाले के साथ गदा, तोप वाले के साथ तोप, उसी तरीके से मुकाबला किया जाता। हम लोग उस मामले में चूक गए और हमने, तो आपके पास मुद्दे थे, बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा भी नहीं था। आपके पास तो तलवार बिना मुद्दे के, मैं कहता रहा हूं, गोला भी था, बिना मुद्दे के नहीं थी। भाजपा बिना मुद्दे के सरकार भी चला रही है, बिना मुद्दे के वो लोगों के पास जाती भी है। वो अब मैंने एक गाना सुना था, हम राम को लाए हैं। अब जो लोग राम को ले आए हैं, हमारे आराध्य भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को ले आए, तो उनका तो क्या कह सकते हैं, वो सब कुछ ले आते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम सही तरीके से उनका मुकाबला नहीं कर पाए, और यही एक हार का कारण है। अगर हम प्रॉपर तरीके से, हम पहले से सब चीजों की घोषणा करते हुए, तैयारी करते हुए चुनाव के मैदान में जाते, तो हम निश्चित तौर पे 48 से 52 सीटें लेकर आते, जो हमारी पार्टी का अनुमान था कि हम एक बड़ी संख्या में, एक बड़ा बहुमत लेकर आएंगे। और हमने वो मौका चूक लिया, क्योंकि हम कम से कम इन 4 राज्यों में सरकार बनाने की स्थिति में थे। हम उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब भी अच्छा प्रदर्शन करते, गोवा भी करते, मणिपुर भी करते, उत्तर प्रदेश में हमने प्रयास किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम उत्तराखंड में बनी हुई सरकार हमारे हाथों से चली गई। ये एक बहुत, आज जनता को भी इस बात की बड़ी पीड़ा है, जनता को भी बड़ी पीड़ा है। लेकिन भाई, लोकतंत्र में तो जिसकी सरकार उसी का सब कुछ है। तो आज जनता ने उनको वोट देकर सरकार बनाने का काम किया, तो हम उसको भी सलाम करते हैं और अपनी कमियों को सुधार कर फिर से जनता के बीच में जाएंगे। लगातार जनता की समस्याओं को उठाने का, सड़क में भी हमारी 19 की संख्या है, सदन में भी हम 19 की संख्या उनके 47 से ऊपर और तगड़े तरीके से रहेगी। हम मजबूती से अपने लोगों को, समस्याओं को उठाने का काम करेंगे, सरकार को चेताने का काम करेंगे, जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने का काम करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी और मेहनत करेगी। अपने जो कमियां हैं उस संगठनात्मक ढांचे को भी सुधार करने का हम न्याय पंचायत स्तर से, बूथ स्तर से, ब्लॉक स्तर से, अपने जिला स्तर की इकाइयों से सब ठीक करने का काम करेंगे, ओवरहॉलिंग करेंगे, पूरा तरीके से सिस्टम के साथ फिर से मजबूती से अपनी कमर बांध कर फिर से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। लड़ाई लड़ने को तैयार रहेंगे, 2024 का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, ये बातें कही जा रही हैं बिट्टू कर्नाटक, जो कि इस समय कांग्रेस में उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। काफी बड़ी बातें कही जा रही हैं, हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार हैं, सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। और जब नेतृत्व की बात की जा रही है तो अभी नेतृत्व को लेकर कहीं से ये साफ नहीं हो रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो कांग्रेस को, देखिए, ये मोनी जी, नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा जो है, ये हम लोगों के हाथ में नहीं होता। ये तय करना हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। CWC की बैठक चल रही है, CWC निर्णय लेगा कि क्यों 5 राज्यों में हम चुनाव हारे हैं। कांग्रेस में एक सिस्टम है, उसमें मंथन होता है, और जहां पर जो कमियां रही हैं उनको सुधार करते हुए
जहां पर परिवर्तन की जरूरत होगी परिवर्तन किया जाता है, जहां पर सामंजस्य की जरूरत होगी आपस में सामंजस्य बना के काम करवाना है, जिस तरीके से हाईकमान चाहेगा वैसे काम किया जाएगा। लेकिन एक आम कांग्रेसी होने के नाते ये पीड़ा हमको है कि हम आज अपनी सरकार को नहीं बनवा पाए, अपने अधिकतर प्रत्याशियों को नहीं जितवा पाए। इस बात को मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 2024 के रण में हम फिर से तैयार होकर फिर से आगे आएंगे और कांग्रेस का परचम इस देश में निश्चित तौर पर लहराएगा। आपने इस तरीके की समस्याएं बनाई थी 2022 के चुनावों में, हमने देखा था कि आप कांग्रेस पूरी तरह से रणनीति बना रही थी और एक रणनीति के तहत मुद्दे दर मुद्दे बीजेपी को घेर रही थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, 15 दिन पहले, चुनावों से 15 दिन पहले सारी की सारी रणनीतियां फेल हो गई और हमने देखा कि कांग्रेस में जो भीतरघाती हमले होने शुरू हुए और सीट चेंज होना शुरू हुई, तो फिर वो आपस में ही एक दूसरे को शिफ्ट करने में ही सारी ऊर्जा जो थी कांग्रेस ने वो व्यर्थ कर दी। ये सभी मुद्दों पे हम निश्चित तौर पर चर्चा कर रहे हैं, आला कमान भी कर रहा है और हम भी प्रदेश स्तर पे कर रहे हैं, जनपद स्तरों पे भी इस पर चर्चा हो रही है। जो कमियां रही हैं, अगर कमियां नहीं होती तो निश्चित तौर पर सरकार बनती, वो कमियां रही हैं, बहुत बहुत बड़ी कमियां रही हैं। हमने अपने जो जहां ताकत हमने अपने को जीत में लगाना था हमने हराने में लगा दी, जहां हमने सरकार बनाने में जोर लगाना था आज हमारी स्थिति यह है कि हम केवल संख्या 19 पे पहुंच गए। ये सब कमियां रही हैं, इन कमियों को सुधार किया जाएगा और अपनी गलतियों से ही सीखा जाता है। मेरा मानना है कि अपनी गलतियों से सीखा जाता है। हम उन गलतियों को तत्काल सुधारते हुए, अपनी कमियों को अपने आत्ममंथन करते हुए फिर से एक नए तरीके से पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे और जो गलत चीज थी उनको भी त्याग करते हुए, जो गलतियां हैं उन्हें भी हटाते हुए हम फिर से अपने आप को मजबूत करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और हमारे जो इस प्रदेश में जो आवाम भी चाहती थी, जो हमारे लोग चाहते थे, आने वाले समय में निश्चित तौर पर 2024 में उनको मजबूत कांग्रेस का चेहरा दिखेगा। और आने वाले समय, क्योंकि पंचायत चुनाव भी हैं और हमारी लोकसभा चुनाव है, उसके लिए हम आज से ही कमर कस के तैयारी करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ बिट्टू कर्नाटक जी मौजूद थे और अभी से कमर कसने की तैयारी की बात कर रहे हैं कि 2024 से लेकर पंचायत चुनाव और आने वाले जो चुनाव होंगे, चाहे वो क्षेत्रीय चुनाव हो या फिर प्रदेश स्तर के चुनाव हो, सब में इस बार नई रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी उतरेगी। हार की तमाम जिम्मेदारी अपने सर लेने को तैयार हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और जितनी जिम्मेदारियां थी उनका कहना है कि वो पूरी तरह से उनका निर्वहन नहीं हो पाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बिट्टू कर्नाटक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।